स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 9th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसकी क्या है हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हुई पड़ी है। उसमें क्या है हमने 2 लेक्चर कर लिए और हमने सिलेबस के 2 टॉपिक उन 2 लेक्चरों के अंदर क्लियर कर लिए। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने क्या टॉपिक किया था अपना कि भाषा और समाज का संबंध, पहचान, शक्ति और भाषा पर आधारित भेदभाव। आज हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर करेंगे जो हमारा 3rd टॉपिक है कि बहुभाषावाद की प्रकृति, भारतीय भाषा कक्षाओं में विविधता। तो ये क्या है हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे कि बहुभाषावाद का अर्थ समझाइए और भारत में बहुभाषावाद की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो हम पहले क्लियर करते हैं कि बहुभाषिता का अर्थ, बहुभाषिता है क्या चीज, बहुभाषिता किसे बोला जाता है, किस व्यक्ति को, किस बालक को बोला जाता है। तो हम बात करते हैं कि जिस बालक को, जिस व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है, जो एक से अधिक भाषाएं बोल सकता है, उसे ही क्या है हम बहुभाषी बालक बोल सकते हैं। तो हम पहले क्या क्लियर करते हैं बहुभाषिता का अर्थ। बहुभाषिता का अर्थ में देखिए आप कि बालक क्या है, बोलने की शक्ति तो जन्म से ही लेकर प्राप्त होता है। इसमें एक चौसकी विद्वान है जिन्होंने कहा है कि बालक के अंदर एक जैविक शक्ति होती है, जिन्होंने उन्हें क्या कहा है, सिद्धांत और मानक कहा है। सिद्धांत के अनुसार एक यूनिवर्सल ग्रामर है जिन्हें सिद्धांत का नाम दिया गया है। मानक वे चर हैं जो भाषा में पाई जाने वाली विविधता है। तो ये किसने कहा है, चॉम्स्की ने कहा है कि जो बालक, भाषा की शक्ति तो जन्म से ही लेकर पैदा होता है, उसके अंदर एक जैविक शक्ति होती है जिसे उन्हें क्या है, सिद्धांत और मानक का चर कहा है। सिद्धांत यूनिवर्सल ग्रामर है, वे सिद्धांत के सामान्य गुण होते हैं। मानक वे चर हैं जो भाषा में पाए जाने वाली विविधता है। व्याकरण विभिन्न संकल्पों का एक संग्रह है जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म आदि ये पूरी तरह से जो इसके अंदर चुनाव करता है और ये पूरी तरह से व्याकरण के अंदर विद्यमान है। तो अब बात करते हैं भाषा की। बहुभाषी बालक, जो भाषा होती है, बहुभाषी बालक किसे कहा जाता है कि जब एक बालक के सामने भाषा से संबंधित हम अनेक मानक प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो मानकों को देखकर भाषा के अंदर क्या है, जो भाषा को देखकर उस बालक के अंदर अनेक शक्तियां गतिमान हो जाती हैं। तो बालक क्या है, उन संकेतों को समझ जाता है कि ये लैंग्वेज भी मुझे आती है, ये लैंग्वेज भी मुझे आती है। वो संकेत किस किस के हैं, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश के हैं। तो उसे देखकर वो एकदम से बोल सकता है कि इस लैंग्वेज को मैं आसानी से बोल सकता हूँ। जब वह उस भाषा का प्रयोग संप्रेषण के लिए करता है तो उसे उस भाषा के नियमों का ज्ञान होता है। जब एक बालक के सामने एक से अधिक भाषाएं प्रस्तुत की जाती हैं तो वह क्या है, आसानी से बोल सकता है। तो उसे ही हम बहुभाषी बालक बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया कि बहुभाषी बालक किसे बोलते हैं, जिस बालक को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है उसे बहुभाषी बालक बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक बालक के सामने हम एक से अधिक मानक प्रस्तुत कर देते हैं, किससे रिगार्डिंग, वो भाषा से रिगार्डिंग, तो वो क्या है, आसानी से उस भाषा के जो संकेत है उसे समझ जाता है। उसमें क्या है, आसानी से उस भाषा के नियमों को समझाएगा और संप्रेषण कर सकता है। उसे हम बहुभाषी बालक बोल सकते हैं। मैं आपको अब बताती हूँ कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जिन्हें क्या है 30 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोलने की उनके अंदर टैलेंट था। तो वो टैलेंट ही उन्हें दूसरे लोगों से क्या करता था, विन करता था। वो देश के किसी भी कोने में जाते, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव रहे हैं, तो वो किस राज्य की, किस क्षेत्र की क्या लैंग्वेज है, तो वो उसी हिसाब से बोल सकते थे। तो हम
जिस बालक को एक से अधिक लैंग्वेज बोलने आती है, जिस बालक को एक से अधिक भाषाएं बोलनी आती है, तो उसे हम बहुभाषी बालक बोल सकते हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को क्या है, मान्यता मिली हुई है। अगला पॉइंट हम इसके अंदर करते हैं कि बहुभाषिता के प्रकार। अगला पॉइंट है हमारा इसके अंदर बहुभाषिता के प्रकार। तो बहुभाषिता के कौन कौन से प्रकार है हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट जो इसके अंदर प्रकार है वो है उच्च वर्ग की भाषा। फर्स्ट है, इसके अंदर हम 2 पॉइंटों के द्वारा इसे क्लियर करेंगे। उच्च वर्ग की भाषा। उच्च वर्ग की भाषा ये कहाँ सीखी जाती है, कैसे सीखी जाती है, हम क्लियर करेंगे कि जो उच्च वर्ग की भाषा है वो क्या है, औपचारिक वातावरण के अंदर सीखी जाती है। जो उच्च वर्ग की भाषा है वो जो बालक हैं, जो लोग सीखते हैं, वो कहाँ जाके सीखते हैं, स्कूल के वातावरण के ही द्वारा सीखी जाती है। मैं आपको फिर क्लियर करती हूँ कि जो उच्च वर्ग की भाषा है वो औपचारिक वातावरण के अंदर सीखी जाती है, वो स्कूल के दायरे में ही सीखी जाती है। अगला पॉइंट है मेरा इसके अंदर कि आस पड़ोस की भाषा। अगला पॉइंट है इसके अंदर आस पड़ोस की भाषा। जो क्या है, आस पड़ोस की भाषा एक बालक कहाँ सीखता है, जिसे क्या है एक स्थानीय भाषा बोला गया है। तो जो आस पड़ोस की भाषा है वो एक बालक इस प्रकार की भाषा प्राकृतिक होती है जो समाज के दायरे में सीखी जाती है। 2 लोगों के साथ मध्य संबंध स्थापित करके ही सीखी जा सकती है। 2 लोगों के मध्य वार्तालाप करके ही इस प्रकार की भाषा को सीखा जा सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ भाषा से ही रिगार्डिंग, कि हम उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं मुंबई के बच्चों को ले लेते हैं कि मुंबई के बच्चों के सामने हमने क्या है 4 लैंग्वेज रख दी, 4 भाषाएं रख दी, तो वो क्या है वो 4 भाषाओं को आसानी से सीख जाता है। तो चाहे वो हिंदी है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे उर्दू है, चाहे मराठी है, उन्होंने क्या है आसानी से सीख ली। लेकिन जो स्कूल में लैंग्वेज होती है, जो बच्चों को स्टडी करवाई जाती है, वो क्या है एक मानक भाषा होती है। तो वो क्या है स्कूल में जब बच्चा उस भाषा को मुख्य रख के स्टडी करता है तो वो उसके क्षेत्र में, उसके रास्ते में क्या है रुकावट पैदा करती है। जो आस पड़ोस की भाषा होती है वो क्या है स्थानीय भाषा होती है, लेकिन वो स्कूल के क्षेत्र में कामयाब भाषा नहीं मानी जाएगी। जो स्कूल के उद्देश्यों को पूर्ण करने में वो क्या है संभव भाषा नहीं है, सक्सेसफुल सफलतापूर्वक भाषा नहीं है। तो स्कूल में क्या है एक मानक भाषा को ही सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चा आस की भाषा सीखता है, जिसे हम स्थानीय भाषा बोलते हैं, वो क्या है स्कूल के उद्देश्यों को पूर्ण करने में असमर्थ होती है। यह समस्या और भी अधिक हो जाती है जब एक ही परिवार में 2 भाषाएं बोली जाती हैं। वो 2 भाषाएं बच्चा आसानी से तो सीख लेता है, क्यों, भाषा एक पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। एक बच्चा जो क्या है शक्ति, भाषा बोलने की शक्ति जन्म से ही लेकर पैदा होता है, लेकिन वो कहाँ विकसित होती है आखिर परिवार और समाज के अंदर ही विकसित होती है। तो एक बच्चा क्या है परिवार के दायरे के अंदर 2 भाषाएं अगर परिवार बोलता है तो वो क्या उसे आसानी से भी सीख लेता है। तो मुंबई में हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। वहां के बच्चे इन्हीं भाषाओं के शब्दों को चुनते हुए क्या है बड़े होते हैं और वो एक मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं, एक मिक्स भाषा बोलते हैं। तो हम क्या है जब उन लोगों को फेस करते हैं तो इस प्रकार में किसी एक भाषा को भी अच्छी तरह से नहीं सीख पाते। तो ये हमने पॉइंट क्लियर किए स्टूडेंट कि बहुभाषिता के प्रकार, जिसमें मैंने आपको बताया कि उच्च वर्ग की भाषा जो क्या है एक औपचारिक वातावरण में सीखी जाती है, स्कूल के दायरे के अंदर सीखी जाती है। दूसरी बताई मैंने आपको आस पड़ोस की भाषा, जो क्या है प्राकृतिक भाषा है, जो समाज के ही मध्य 2 लोगों के बीच संबंध स्थापित करके या वार्तालाप करके ही
सीखी जा सकती है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो मुंबई के बच्चों का हमने एग्जाम्पल लिया। फिर अब हम आते हैं कि जो बहुभाषिता की प्रकृति है, अगला पॉइंट है हमारा बहुभाषिता की प्रकृति। बहुभाषिता की प्रकृति क्या है? हम जो एक बालक के अंदर एक से अधिक भाषाएं बोलने का जो टैलेंट है वो कैसे, किस पहचान के रूप में जो बच्चे जीवित रखते हैं, कोई भी बालक है चाहे व्यक्ति है, हम ये पॉइंट हम इसके पॉइंटों के द्वारा ही क्लियर करेंगे। मैं आपको अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्लियर करवाऊंगी कि बहुभाषिता की प्रकृति हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट मैं आपको इसके अंदर बताती हूँ कि बहुभाषिता और विभिन्नता, जो बहुभाषिता और विभिन्नता है वो मानव अस्तित्व का एक भाग है। जिस बालक के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर एक से अधिक भाषाएं बोलने का टैलेंट है वो क्या है, उसे दूसरों, जो दूसरे बालक हैं, दूसरे व्यक्ति हैं समूह के अंदर, समुदाय के अंदर, वो क्या है, उसे उस जो टैलेंट है वो दूसरों से उसे क्या अलग करता है। अगला सेकंड पॉइंट हम इसके अंदर लेंगे स्टूडेंट कि बहुभाषिता और भाषा की विभिन्नता के गुण विकसित हो जाते हैं। कि बहुभाषिता और भाषा की विभिन्नता के गुण विकसित हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक बालक के अंदर क्या है, बहुभाषिता के गुण है, एक से अधिक लैंग्वेज बोलने का टैलेंट है, तो वो क्या है, देश के चाहे किसी भी कोने के अंदर जाता है, चाहे वो पंजाब एरिया के अंदर जाता है, तो वहां क्या है, पंजाबी लोगों के संपर्क में आने से पंजाबी बोलना स्टार्ट कर देता है। अगर वो राजस्थान के लोगों के संपर्क में आता है तो वो क्या है, उसी हिसाब से राजस्थानी भाषा बोलना शुरू कर देता है। वहां के लोग इसे कैसे जीवित रखते हैं, हम किसे कैसे देखते हैं कि ये राजस्थानी है, ये पंजाबी है, जब हम उनके कल्चर को महसूस करते हैं, उनके रीति रिवाजों के द्वारा, जो उनकी विवाह शादियां करने का ढंग है, तो ये पहचान अपनी भाषा की भी उनके द्वारा ही जीवित रखते हैं। थर्ड पॉइंट इसके अंदर स्टूडेंट है मेरा कि बहुभाषिता को अपनी भाषाई पहचान के रूप में जीवित रखते हैं। जो बहुभाषिता है उसे एक भाषाई रूप में ही क्या है, जीवित रखा जाता है। जैसे मैं पंजाब के अंदर गई तो वहां पे मैंने लोगों को पंजाबी बोलते हुए देखा, तो वो उनकी क्या है, भाषा है, उन्होंने अपनी भाषा के द्वारा उन्हें जीवित कर रखा है। अगर मैं राजस्थान के अंदर गई तो वहां उन्होंने क्या है, राजस्थानी लैंग्वेज बोलते हैं। अगर हरियाणवी किसी इलाके के अंदर गई तो मैंने वहां पे हरियाणवी लोगों को बोलते हुए देखा, उनका कल्चर, उनका बोलने का ढंग उन्होंने उसी तरीके से उसे क्या है, जीवित रख रखा है। अगला पॉइंट आता है फोर्थ इसके अंदर कि भाषाई विभिन्नता भी किसी व्यक्ति या समुदाय की बौद्धिक शक्तियों को विकसित करती है। कि जो भाषाई विभिन्नता है, अगर एक बालक के अंदर एक से अधिक लैंग्वेज बोलने का टैलेंट है तो वो क्या है, उसकी बौद्धिक मानसिक शक्ति को बढ़ावा देती है, मानसिक जो क्षमता उसको विकसित करती है। वो कैसे स्टूडेंट देखिए कि जब बच्चा अपनी मातृभाषा के द्वारा दूसरी भाषा को सीखेगा तो मातृभाषा से के सहयोग से भी दूसरी भाषा को सीख सकता है, तो उसकी क्या है, जो मेंटालिटी डेवलपमेंट है वो तेज होता है, बौद्धिक क्षमता है वो तेज होती है। तो इस प्रकार जो बहुभाषिता है, जो एक से अधिक भाषाएं बच्चा बोल सकता है, तो उसकी वो क्या है, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर मेरा है कि भाषा ही व्यक्ति के अहम को वास्तविकता में प्रकट करती है। कि जो व्यक्ति मैंने भी आपको बताया है कि भाषा ही व्यक्ति के अहम को वास्तविकता के अंदर प्रकट करती है। जो एक बच्चे के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर एक से अधिक लैंग्वेज बोलने का टैलेंट है तो वो भाषा के द्वारा ही सामने निकल कर आएगा। जो उसके अंदर स्किल्स हैं वो भाषा के ही द्वारा निकल कर सामने आएगी। तो वो भाषा जो उसका अहम है, तो भाषा के ही द्वारा जो व्यक्ति की वास्तविकता है भाषा के द्वारा ही दूसरों के सामने क्लियर होएगी, साफ होएगी। इसके अंदर स्टूडेंट मैं एक आपको डेफिनेशन देती हूँ। डेफिनेशन दी है वैन वेन साइडली। इसके अंदर जो परिभाषा है, हम इन्होंने क्या कहा है, भाषा से संबंधित अपने विचार किए हैं। मैं बताती हूँ आपको स्टूडेंट की जो वैन वेन साइड है, उन्होंने कहा है कि उनके अनुसार
वास्तव में भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को एक विषय के रूप में स्थापित करता है, क्योंकि भाषा ही व्यक्ति के अहम को वास्तविकता में प्रकट करती है। मैं दोबारा फिर क्लियर करती हूँ स्टूडेंट कि वैन साइड के अनुसार वास्तव में ही भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को एक विषय के रूप में प्रकट करता है, क्योंकि भाषा ही व्यक्ति के अहम को वास्तविकता के रूप में प्रकट करती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है हमारा कि समकालीन भारत में अंग्रेजी। जो अगला पॉइंट है हमारा वो है समकालीन भारत में अंग्रेजी। अब बात आती है कि समकालीन भारत में अंग्रेजी हम क्या है, पहले भारत के विभाजन से संबंधित कुछ बातें करेंगे। जब भारत का विभाजन हुआ था तब जो हमारी भाषाएं हैं उनकी स्थिति क्या थी, क्या लोग पसंद करते थे, किसमें लिखते और पढ़ते थे। फिर हम बात करेंगे कि जो समकालीन भारत में अंग्रेजी की दशा है वो कैसी है, कैसे लोग उसको एक पॉजिटिव वे से देखते हैं। जो स्टूडेंट का जो अपने बच्चों का माध्यम है वो भी क्या है, अंग्रेजी में ही पसंद करते हैं। अब हम बात लेते हैं भारत के विभाजन के समय की पहले कि तब क्या है, उच्च वर्ग में हिंदी और अंग्रेजी ही मेन बोली जाती थी। तो बात आती है कि तब जो अल्पसंख्यकों की भाषा थी उसे अनदेखी कर दिया गया, बिल्कुल अनदेखी। भारत के विभाजन से पहले हिंदुस्तानी भाषा जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बोलते थे उसी के अंदर ही पढ़ते और लिखते थे। वो क्या है कि भारत में देवनागरी और अरबी फारसी दोनों के द्वारा ही समझी और बोली जाती थी, लिखी जाती थी। यह भाषा देवनागरी और अरबी फारसी का मिश्रण थी। यह भाषा भविष्य में भारत की भाषा प्रतीत होती थी, लेकिन इस भाषा की जगह धीरे धीरे अंग्रेजी ने ले ली। दूसरी भाषाओं को क्या है, नकार दिया गया। लोगों ने हिंदी बोलना क्या है, बिल्कुल छोड़ ही दिया। जो उर्दू बोलने वाले व्यक्ति थे, उर्दू बोलने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी क्या है, हिंदी को ऐसे विकार कर दिया। तो जो दौर था वो क्या है, धीरे धीरे अंग्रेजी का बढ़ता गया। जो हिंदुस्तानी भाषा थी वो बिल्कुल पिछड़ कर ही रह गई। वो लोगों ने बिल्कुल उसे क्या है, नकार दिया। अब जो दौर था वो किसका था, अंग्रेजी भाषा का ही था। कहीं कहीं हिंदी भी हमारे सामने नजर आती थी, लेकिन जो दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी भाषा आर्यों की भाषा और दक्षिण और उत्तर पूर्वी भाषा में भाषाई संघर्ष करती ही नजर आई कि जो लोग हिंदी बोलने वाले थे उन्होंने हिंदी को बिल्कुल नकार दिया। उर्दू बिल्कुल पिछड़कर भाषा रह गई। तो वो आज भी क्या है, हमें संघर्ष करती ही नजर आती है। हिंदुस्तानी जो भाषा है हम कहाँ देखते हैं, जो इलाहाबाद और मेरठ के इलाके हैं, राज्य हैं, वहां हम किसी राज्यों में ही देखते आ रही हैं। ये क्या है, बिल्कुल पिछड़कर भाषा रह गई। और बात करें कि आज यह भाषा मेरठ और इलाहाबाद के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रह गई है। कभी कभी भारतीय बॉलीवुड फिल्मों में भी हमें देखने में नजर आती है। जो भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा थी, वो बिल्कुल पिछड़कर रह गई है। अंग्रेजी ने अपना एक अलग स्थान बना लिया। तो उन्होंने जो लोगों ने, जो हिंदू मुस्लिम लोग थे, उनके द्वारा पढ़ी लिखी जाती थी, तो उन्होंने क्या है, बिल्कुल इसे नकार दिया। लेकिन ये कहाँ नजर आ रही है, इलाहाबाद और मेरठ के राज्यों में ही ये एक सीमित हद तक नजर आ रही है। जहाँ नजर आ रही है ये जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उनमें नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं कि जो समकालीन भारत में अंग्रेजी जो भारत है वो बहुत ही बड़ी बहुभाषी आबादी है। भारत में एक बहुत ही बड़ी बहुभाषी आबादी है। शहरों में रहने वाले लोगों को हम क्या है, अंग्रेजी को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के अंदर ही उनका जो नजरिया है
वो क्या है, अंग्रेजी के लिए एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रहा है। भारतीय अंग्रेजी की अपनी एक अलग ही पहचान है। जो भारत के लोग हैं वो अंग्रेजी को, उनका बोलने का ढंग, उनका लहजा अलग है। तो इसका अपना एक साहित्य और बातचीत करने का ढंग है। हमारे देश में प्रारंभिक स्तर से ही अंग्रेजी सिखाने के लिए अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों में क्या है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब हम देखते हैं कि हम अपने बच्चे क्या है, प्रारंभिक स्तर से ही अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। अगर हम किसी और स्कूल में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, तो उसे क्या है, हीन भावना से देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी जो भाषा है साम्राज्यवाद के लिए खतरा रही है, उनके पतन का कारण रही है, और विभिन्न भाषा और संस्कृतियों के लिए ये क्या है, खतरा बनकर रह गई है। यदि हम भारत की अन्य भाषाओं पर ध्यान नहीं देते तो वो स्थानीय भाषा और संस्कृतियों को भी हम नहीं बचा पाएंगे। तो भाषाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण भी एक सामाजिक आयाम के ही अंदर होता है। भाषा के ही द्वारा हमारे रिश्ते बनते और टूटते हैं, और उनका सामाजिक शक्ति से ही होता है। तो बात करते हैं स्टूडेंट कि जिस व्यक्ति को अंग्रेजी आती है, जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलने में एक्सपर्ट है, जब हम देखते हैं कि इंटरव्यू देने के लिए हम अक्सर देखते हैं जो बच्चा सर्विस के लिए जाता है, अगर उसको अंग्रेजी आती है तो उसे ही क्या है, एक सर्विस के काबिल समझा जाता है। अदरवाइज उसे कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई समस्या उसके सामने रखकर उसे क्या है, नकार दिया जाता है। अब बात करते हैं हम अंग्रेजी की। अगर जो भारत के विभाजन के समय क्या हिंदुस्तानी भाषा बोली जाती, आज उस भाषा को अपना लिया होता तो जो अरबी फारसी जो भाषा दोनों ही लिपियों का मिश्रण रही है, आज एक प्रशासनिक भाषा के रूप में उसे अपना लिया जाता, तो वो राष्ट्रीय भाषा अन्य भाषाओं को भी उन्नत करती, और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी वो क्या है, उन्नति करती। तो इस प्रकार जो भाषाई और सामाजिक हानि बहुत अधिक हो रही है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो मतभेद बढ़ रहे हैं, जो लोग हिंदू और मुसलमान आपस में इतना उनका प्यार था, दीपावली और जो उनके पर्व थे, ईद के पर्व थे, वो एक हम देखते कि उन दोनों के अंदर विभिन्नता पाना एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती थी। एक दूसरे के लिए वो दावा करते थे कि हम उनके अच्छे दोस्त हैं, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो लेकिन ये चीजें सारी कहाँ गई, अंग्रेजी ने इसे बिल्कुल क्या है, पिछाड़ के रख दिया। उर्दू आज भी अपने क्षेत्र में संघर्ष करती हुई नजर आती है। अगर स्टूडेंट सच पूछा जाए, अमीर और गरीब के अंदर बढ़ती हुई खाई का कारण कौन रही है, अंग्रेजी भाषा ही रही है। ये क्या है, बिल्कुल सच है। अंग्रेजी भाषा ने अपना एक ऐसा स्थान बना लिया है। अब हम देखते हैं कहीं प्रशासनिक जगह पर देखते हैं, राजकीय कार्यों के अंदर देखते हैं, वहां क्या है, अंग्रेजी भाषा का ही बोलबाला रहा है। तो दूसरी तरफ अगर अंग्रेजी की बजाय अपनी ही भाषाओं को विकसित नहीं कर पाए, अंग्रेजी की वजह से ही नहीं हम दूसरी भाषा को विकसित कर पाए, जो हिंदी है वो भी क्या है, एक राष्ट्रीय भाषा ही बनकर रह गई। तो जो हिंदू और मुसलमानों के अंदर मतभेद पाए गए हैं, उसका कारण कौन रहा है, अंग्रेजी ही रही है। तो स्टूडेंट यही पर क्लियर होता है कि यदि ईमानदारी से सोचा जाए, अमीर और गरीब के अंदर बढ़ती हुई खाई का कारण अंग्रेजी ही रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। आज हमने थर्ड लेक्चर के अंदर फर्स्ट यूनिट में अपना थर्ड टॉपिक क्लियर किया कि बहुभाषिता का अर्थ समझाइए और भारत में बहुभाषिता की स्थिति पर प्रकाश डालिए। कि बहुभाषिता का अर्थ मैंने आपको क्लियर करवाया, बहुभाषिता के प्रकार, उच्च वर्ग की भाषा और क्या है, आस पड़ोस की भाषा। फिर मैंने बहुभाषिता की प्रकृति करवाई, उसके अलग अलग मैंने आपको पॉइंट क्लियर करवाए। फिर बताया कि समकालीन भारत में जो है अंग्रेजी की, जो समकालीन भारत में है उनका अंग्रेजी का स्थान कैसा है, ये मैम ने आपको आज का टॉपिक क्लियर करवाया। तो थैंक्स स्टूडेंट, आज के लिए इतना।